नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत के पूर्व वर्ष में पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का एक अवलोकन करेंगे ताकि आगामी परीक्षार्थियों को कुछ सहायता मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही उत्तर ड्वाइट वाल्डो है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 2, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नोब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक का नाम बताएं। तो यह पुस्तक फ्रैंक मैरिनी द्वारा 1971 में लिखी गई थी, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 3, नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? तो आप देखेंगे इसमें आपका निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना। इस प्रश्न के सही विकल्प 2, 3 और 4 हैं, अतः यहाँ पर सी विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 4, निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें सर्वप्रथम समस्या की पहचान का चरण आता है, तदुपरांत सूचना हेतु खोज एवं विकल्पों की परिभाषा एवं अंतिम में विकल्प का चयन उसमें किया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बनाया है? महाद्वीपीय उत्पाद कहा है, यह थॉमस कार्लाइल के द्वारा कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 6, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यह प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण की व्याख्या करता है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 7, पोस्ट कॉर्व शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस शब्द को ख्याति दिलाने वाले लूथर गुलिक थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हर्बर्ट साइमन एवं गुलिक थे, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 2 एवं 3 दोनों होगा। प्रश्न संख्या 9, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ, यह कथन किसका है? तो यह कथन लूथर गुलिक महोदय का है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथबर्ग व थॉमसन द्वारा किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 11, किसने यह घोषणा की, अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? तो यह डानहैम के द्वारा कहा गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 12, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो यह लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट की व्याख्या करता है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प उत्तर सी होगा। जैसा कि लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में कहा भी जाता है
कि लोक कल्याणकारी राज्य का हस्तक्षेप मनुष्य के जीवन पर उसके जन्म से पहले और उसकी मृत्यु के बाद तक रहता है। प्रश्न संख्या 13, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देश, समन्वय और नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेनरी फेयोल का है। उन्होंने योजना, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण इन मुख्य सिद्धांतों की बात की है। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते? तो हेनरी फेयोल, उर्विक और MP फॉलेट के द्वारा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य भेद नहीं माना जाता। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 15, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही विकल्प ना मिलने के कारण यहाँ पर छोड़ दिया गया है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में भेद पॉल H. एपलबी, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन द्वारा किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 17, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। यह किसने कहा है? तो यह फ्रैंक जे गुडनाउ का कथन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी गुडनाउ होगा। प्रश्न संख्या 18, किसने कहा कि नौकरशाही वहीं रह सकती है जहां राज्य की समूची सेवा, इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती हैं? तो यह कथन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का है। प्रश्न संख्या 19, राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद है जो सिद्धांतकारों और लागू करने वालों दोनों ही के नियम में समान रूप से एक अधगम्य, एक रूढ़ि बन गया है। यह किसने कहा है? तो यह कथन C.J. फेडरिक के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो अन्य सभी विकल्प सही हैं, किंतु विकल्प बी में जो पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वह 1927 में प्रकाशित हुई है, ना कि 1928 में। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। लोक प्रशासन की निशानी है। तो लोक प्रशासन लोक सेवा हेतु कार्य करता है। अतः यहाँ पर सामुदायिक सेवा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो यहाँ पर फ्रेड W. रिंग्स द्वारा प्रस्तुत संपर्शीय, बहुकार्यात्मक और अल्पकार्यात्मक समाजों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो संपर्शीय समाज में बहुकार्यात्मकतावाद नहीं पाया जाता है। अतः यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 23, पदसोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गमन स्तरों से गुजरते हुए श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को सार्वभौमिक रूप में लागू करना शामिल है। यह कथन किसका है? तो यह कथन L.D. वाइट महोदय का है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसने पदसोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है? तो पदसोपान क्रम को स्तरीय प्रक्रिया मूनी के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। यहाँ पर विकल्प ए लगाया गया है, किंतु मूनी और रैले दोनों ही इस
विषय का समर्थन करते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए ना होकर के विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 25, आदेश की एकता का सिद्धांत कहाँ है कि किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। यह आदेश की एकता के सिद्धांत का मूल है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुमत का सुझाव दिया? तो यह फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया है। वह फंक्शनल फोरमैनशिप की बात करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि एक श्रमिक को अपने उच्च 8 निर्देशकों से आदेश प्राप्त करना चाहिए। प्रश्न संख्या 27, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है कि नियंत्रण किए जा रहे लोगों की संख्या, अर्थात एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कितने कर्मचारियों का नियंत्रण कर सकता है। प्रश्न संख्या 28, लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आप देखेंगे कथन ए, यह कार्यालय संभालने वालों की विधि संगत व्यक्ति है। 2, यह सार्वजनिक जीवन में प्रशासन की बुनियाद है। 3, प्राधिकार और शक्ति समानार्थी हैं। 4, यह कानून सांगठनिक परंपरा और प्रमायोजन से निकलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्ता और शक्ति या प्राधिकार और शक्ति समानार्थी नहीं होते हैं, अतः 3 ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह विकल्प सी 1, 2 और 4 होंगे। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर साहवसानी और समान हैं? तो यह हेनरी फेयोल का कथन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किसने प्राधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया? तो यह हेनरी फेयोल के द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 31, किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि 1, कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके। 2, संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। 3, काम के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। 4, साम्राज्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके। तो विकल्प 4 तो कतई भी नहीं होगा। 1 और 2 यहाँ पर सही विकल्प हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2 होगा। समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा था? तो यह मूनी के द्वारा कहा गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 33, तनाव सिद्धांत किसने दिया? तो टेंशन थ्योरी हर्नल क्लीवलैंड के द्वारा दिया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 34, किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजक की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का महज मिथ है? तो यह MP फॉलेट का कथन है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 35, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1, यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके में वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। 2, इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का स्थानांतरण नहीं है। 3, इसका एक द्वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है। 4, यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता। तो इस प्रश्न के जो सही विकल्प हैं वह विकल्प 1 एवं 2 हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2 होगा।
प्रश्न संख्या 36, भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन शामिल हैं? तो भारत सरकार के सहायक विभागों में यह सभी विभाग शामिल हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? तो स्टाफ एजेंसियां योजना बनाने में सहायता करती हैं, सलाह देती हैं, परामर्श देती हैं, किंतु लक्ष्य प्राप्ति का जो कार्य है वह सूत्र एजेंसी के द्वारा किया जाता है। अतः यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो औपचारिक प्राधिकार की जो बात करते हैं वह मैक्स वेबर करते हैं। उन्होंने प्राधिकार को या सत्ता को 3 भागों में बांटा है: पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता, करिश्माई प्राधिकार या सत्ता और वैध विवेकीय प्राधिकार या सत्ता। तो औपचारिक प्राधिकार की अवधारणा वेबर द्वारा दी गई है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंधन से आपके आदेश की एकता एवं अंगूठी के नियम यह नहीं जुड़े हैं, जबकि मानसिक क्रांति, समय और गति अध्ययन, अंतरीय पीस रेट योजना यह सभी आपके वैज्ञानिक प्रबंध से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 2 और 3 होगा। टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था। तो टेलर ने जो प्रयोग किए जिन्हें हम वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के रूप में भी जानते हैं, उनका महत्व, उनका उद्देश्य विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका ढूंढना था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 41, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? तो मानव संबंध सिद्धांत व्यक्ति पर एवं अनौपचारिक समूहों पर बल देता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 42, टेलर की कृत्यात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? तो यह हमें बहुल निर्देशन, विशिष्टीकरण एवं निर्देश की एकता का निषेध, अर्थात जो आदेश की एकता का सिद्धांत है उसका खंडन, इन सभी की ओर ले जाती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 43, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता है? तो यह एम क्रोजियर द्वारा कहा गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 44, एल्टन मेयो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो एल्टन मेयो द्वारा हार्थोन संयंत्र में जो प्रयोग किए गए थे उनका सही क्रम है टेक्सटाइल मिल प्रयोग, प्रकाश प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार प्रयोग एवं अंतिम जो उनका प्रयोग था वह बैंक वायरिंग प्रयोग था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या 45, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया है? तो व्यवहारवादी उपागम से संबंधित जो लोग प्रशासन के सिद्धांत शास्त्री हैं वह हर्बर्ट साइमन है, और हर्बर्ट साइमन का जो मुख्य योगदान है वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया के संबंध में है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 46, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? अनौपचारिक संगठन भावनात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, परंपरागत होता है एवं अलिखित होता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 48, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। तो बजट के संबंध में जो प्रथम चरण आता है वह है विधायिका में प्रस्तुतिकरण, तदुपरांत उस पर आम बहस होती है, इसके बाद अनुमान की मांग पर मतदान होते हैं, तदुपरांत वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं और अंतिम में बजट स्वीकृति हेतु विनियोग विधेयक जो है कि लाया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा कथन सही है?
संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती, संसद कर घटा सकती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हैं वह है संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर समाप्त कर सकती है एवं संसद कर घटा भी सकती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रश्न संख्या 50। भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यह संसद में मतदान का विषय है एवं यह संसद में बहस का भी विषय है, यह दोनों ही सही हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 1 और 2 दोनों होगा। इसी प्रकार के अन्य शिक्षाप्रद वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगामी समय में आने वाले वीडियो से आप सुपरिचित हो सकें, आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।